को खुशामदीद कहता हूँ। और आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे वो चाइना के हवाले से है, क्योंकि चाइना में एक बहुत बड़ा मिलिट्री पर्ज हुआ है। यानी चाइना के जो टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनको डिटेन कर लिया गया है। अच्छा, ये जो टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं चाइना के, ये बेसिकली प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर पर थे। तो ये टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स थे। लेकिन शी जिनपिंग, क्योंकि हमें पता है कि वो अपनी पावर को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए हैं अपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू कि ये जो टॉप मिलिट्री जनरल्स जिनको पर्च किया गया है या जिनको उनके ओहदे से हटाकर उनको डिटेन किया गया है, तो बेसिकली ये वो मिलिट्री सोल्जर्स हैं या मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने चाइना में बेइंतहा करप्शन की है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की जो अथॉरिटी है उन्होंने चैलेंज किया है। इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है बेसिकली कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इन जो मिलिट्री जनरल्स हैं, जो कि बहुत टॉप टियर एक्सपीरियंस मिलिट्री जनरल्स हैं, जो पिछले 30-30 40-40 साल से पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी को, जो चाइना की मेन लैंड चाइना की मिलिट्री है, उसको सर्व कर रहे हैं, उसके उनके खिलाफ एक्शन लिया है। इसके पीछे रीज़न क्या है, और हम ये भी समझना चाहेंगे कि ताइवान का इस सारे मामले से क्या लेना देना है। आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग चाइना की बात करने वाले हैं, ताइवान की बात करने वाले हैं। और जो चाइना की इंटरनल पॉलिटिक्स है, खासतौर पर जो मिलिट्री और जो पॉलिटिकल एक एस्पेक्ट, एक हमें पावर प्ले नज़र आ रहा है पिछले तकरीबन 3 साल से, उसमें शी जिनपिंग का क्या रोल है, उसमें चाइना की मिलिट्री का क्या रोल है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, अपने कमेंट्स भी कीजिएगा, मैं आप लोगों के सवालात के जवाब भी लूँगा। तो सबसे पहले जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि चाइना के जो हाईएस्ट रैंकिंग जनरल थे, जिनका नाम था जनरल जैंग यूशुआ, जनरल जैंग यूशुआ जो है, ही इज़ द सेकेंड मोस्ट पावरफुल पर्सन इन चाइनाज मिलिट्री आफ्टर शी जिनपिंग एंड आफ्टर शी कमांडर इन चीफ। यानी जो शी जिनपिंग है चाइना के प्रेसिडेंट, उनके बाद सेकंड नंबर पे चाइना की जो मिलिट्री है जिसको देखते हैं वो जनरल जैंग है। अब इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है। जनरल जैंग एक सोल्जर भी हैं और अब ये जनरल बन चुके हैं। ये बहुत ताकतवर जनरल हैं। इनके पास सारी प्रैक्टिकलिटीज़, सारी ऑपरेशनल डिटेल्स और सारी वो चीज़ें हैं जिससे वो चाइना की मिलिट्री को आगे लीड कर सकते थे, या वो पहले कई सालों से करते आ रहे थे। पहली बात। दूसरी इंटरेस्टिंग बात इस सारे मामले में ये है कि शी जिनपिंग साहब के पास मिलिटरी एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, जिससे वो जियो पॉलिटिक्स को देखते हैं और अपने फैसले लेते हैं, स्ट्रेटेजिकली दूर तक चीज़ों को देखने की वो अहलियत रखते हैं। लेकिन जो मिलिट्री है उसका काम हमेशा ऑन ग्राउंड होता है, ऑन प्रैक्टिकल पर्पस होता है। तो इसलिए जो जनरल जैंग है, इनको निकाले जाने का मतलब ये है कि अब कोई और जनरल आएगा जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के हुक्म को मानेगा, और फिर चीज़ें जो है वो आगे चलती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। तो ये सिर्फ जनरल जैंग नहीं है, और भी बहुत सारे डिफरेंट जनरल्स हैं जिनको इस टाइम पर्च किया गया है, यानी उनको डिटेन किया गया या उनको उनके ओहदे से निकाला गया है। अच्छा, 2023 से, पिछले 3 साल से लेकर अब तक, आज अब 2026 स्टार्ट हो चुका है, पिछले 3 सालों में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपनी पावर को, कहा जा रहा है, स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन सारे मिलिट्री जनरल्स को वो आहिस्ता आहिस्ता निकाल बाहर कर रहे हैं, करप्शन के इल्ज़ाम लगा के, या वाकई उन्होंने करप्शन की तो होगी, लेकिन जनरल जो इस टाइम परसेप्शन ये आ रही है कि शी जिनपिंग नहीं चाहते कि उनके मुकाबले का या उनके करीब भी कोई ताकतवर मिलिट्री लीडर आए, ताकि कल को वो कोई मिलिट्री कू ना कर दे और चाइना में जो उनकी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत है, शी जिनपिंग के पास जो इतनी ज़्यादा ताकत है, वो ताकत कोई चैलेंज कर सके। सो दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू अंडरस्टैंड, और इस चीज़ को हम लोग आगे लेकर चलेंगे। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि चाइना की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने क्या इल्ज़ाम लगाया है इन मिलिट्री जनरल्स के ऊपर, मैं आप लोगों को इस टाइम सिर्फ चाइना का पावर प्ले दिखाना चाहता हूं कि चाइना की जो मिलिट्री है, या इवन जो पॉलिटिकल पावर भी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की, उसका जो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर कहाँ से स्टार्ट होता है, शी जिनपिंग के पास कौन पावरफुल है और उनके बाद कौन पावरफुल है, और उन सब लोगों के साथ अभी तक हुआ क्या क्या है। तो लेट मी शो यू माय लैपटॉप, और मैं आप लोगों को एक बड़ा इंटरेस्टिंग इमेज दिखाना चाहता हूं। ओके, सो ये आप इमेज देख रहे हैं। इस टाइम जो चाइना की पावर प्ले है उसमें जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, ये चाइनीज कम्युनिस्ट जो कमेटी है उसके ये प्रेसिडेंट भी हैं, सेक्रेटरी ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भी हैं, और चाइना के ये प्रेसिडेंट भी हैं। तो इस टाइम जो चाइना का सबसे ताकतवर पर्सन है, जो मिलिट्री को भी लीड करता है, पॉलिटिकल्स को भी लीड करता है, वो चाइना के
प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, तो ही इज द टॉप पर्सन राइट नाउ, ये नंबर 1 पोजीशन पे है। ओके, जनरल जैंग जो है, जनरल जैंग, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और इनको डिटेन किया गया है सिंस जनवरी 2026। कुछ दिनों पहले उनको डिटेन किया गया है करप्शन के इल्जामात लगा के, और ये कहा गया कि उन्होंने अमेरिका को कुछ न्यूक्लियर हसास इंफॉर्मेशन शेयर की थी और इस वजह से इनको निकाल दिया गया है या इनको अभी तक डिटेन किया गया है। तो नंबर 2 जो है, शी जिनपिंग के बाद जो नंबर 2 पे चाइना को लीड कर रहे थे या चाइना की मिलिट्री को लीड कर रहे थे, वो जनरल जैंग थे। अब ये अपने ओहदे से फारिग हो चुके हैं, यानी इनको डिटेन किया गया है। इसका मतलब तो ये है कि अब ये आने वाले वक्त में हुकूमत में नहीं आ सकते, इनकी ताकत जो है या इनकी जो पावर है वो अब खत्म हो चुकी है। पहली बात तो ये। इसके बाद जो नंबर 3 पे थे, थर्ड नंबर पे थे, इन साहब का नाम था जनरल ही वेलडोंग। ये वाइस चेयर थे मिलिट्री के। तो ये जो है इनको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से एक्सपेल किया गया अक्टूबर 2025 में। इन पे भी ये इल्जाम लगा कि ये इन्होंने करप्शन की है। आपको याद होगा कि अक्टूबर 2025 में मैंने इन पे वीडियो भी बनाई थी कि इनको एक्सपेल क्यों किया गया है। तो ये तीसरे नंबर पे थे। जो फोर्थ नंबर पे प्रेसिडेंट मिलिट्री के एक जनरल थे, वो चीफ ऑफ स्टाफ ज्वाइंट डिपार्टमेंट के थे, लेफ्ट जनरल ली शुआंगफू। तो इनको भी एक्सपेल किया गया 2024 में। फिर उसके बाद हमने देखा कि जनरल लियू जो है, जनरल लियू इस टाइम इन्वेस्टिगेशन इन पर जारी है। जनरल लियू और जनरल जैंग एक साथ एक इन्वेस्टिगेशन में शामिल है। इन दोनों को रिसेंटली फारिग किया गया है, इनकी पोस्ट से इनको निकाल दिया गया है। फिर उसके अलावा जो जनरल म्याओ इलुआ साहब हैं, ये डायरेक्टर थे पॉलिटिकल पुलिस या पॉलिटिकल वर्क डिपार्टमेंट के। तो इनको भी जो है वो एक्सपेल कर दिया गया था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से, तो ये भी फारिग हो गए हैं। इस टाइम जो शी जिनपिंग के साहब के बाद जो सेकंड नंबर पे देख रहे हैं मिलिट्री को प्रैक्टिकली, वो ये साहब देख रहे हैं। इन साहब का नाम है जनरल जैंग शिंगमिंग। तो जनरल जैंग शिंगमिंग साहब जो हैं, ये बेसिकली सेक्रेटरी हैं डिसिप्लिन इंस्पेक्शन कमीशन के, और इनको प्रोमोट किया गया है वाइस चेयर ऑफ स्टाफ या मिलिट्री को ये देख रहे हैं। ये अक्टूबर 2025 से मिलिट्री को देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि इस टाइम सिर्फ 2 लोग हैं जो इस टाइम चाइना की मिलिट्री को डायरेक्टली टॉप लेवल पर पावर पोजीशन से देख रहे हैं। बाकी इन सब लोगों को चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने या तो एक्सपेल करवाया है या तो उनको ये कहा है कि इन्होंने करप्शन की है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम पे जनरल जैंग शिंग मिन जो है, ये भी अगर अपनी पोजीशन से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, शी जिनपिंग को कोई चैलेंज देने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है इनको भी निकाल बाहर किया जा सकता है, इनको भी इनकी ताकत से निकाला जा सकता है। लेकिन जो चाइना का इस टाइम ऑफिशियल स्टांस है, ऑफिशियली चाइना की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं, जिन स्टेटमेंट्स में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। कुछ वेस्टर्न जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी इस बारे में बात कर रहे हैं। मैं उन पर आपको बताना चाहता हूं कि वो सारे लोग इस बारे में क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं, ताकि हम इस बात को आगे लेकर चलें और मैं आप लोगों के फिर बाद में सवालात के जवाब भी दे सकूं। तो इस टाइम जो चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसने ये अनाउंस किया है कि जनरल जैंग एंड जनरल लियू एंड अनदर चाइनीज कम्युनिस्ट कमेटी मेंबर वर अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर सस्पेक्टेड सीरियस वायलेशन ऑफ डिसिप्लिन एंड लॉ। अब जो इल्जाम लगा इन लोगों पे वो ये लगा है कि इन लोगों ने चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने जो डिसिप्लिन बनाए हुए हैं उनके खिलाफ काम किया है, लॉस के अगेंस्ट जाके काम किया है, और इन्होंने बात नहीं मानी शी जिनपिंग की या उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया है। ये इल्जामात लगा के इनको कहा गया कि ये इस टाइम डिटेंशन में है, ये हाउस अरेस्ट हैं या ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो इस तरह की बातें जो है वो इनके बारे में इस टाइम जो है वो की हुई हैं और ये हमारे सामने इंफॉर्मेशन भी आ रही है। अगली इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो जनरल जैंग हैं और जनरल लियू हैं, they have not been formally removed from the party of the commission but being placed under investigation is all because certain to lead those outcomes। तो ये दोनों जनरल्स जो मेजर जनरल्स हैं दोनों, इन दोनों के साथ हुआ ये है कि इन दोनों को इस टाइम फिलहाल एक तरह से पार्टी से तो इनको नहीं निकाल बाहर किया गया, लेकिन इनकी जो पोजीशंस हैं उनको फिलहाल फुल स्टॉप लग चुका है, इनके ओहदे इनसे नहीं लिए गए, लेकिन इनको डिटेन किया गया है और इनसे इस टाइम इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन पे जो इल्ज़ामात हैं वो बड़े ख़तरनाक इल्ज़ामात हैं। पहला इल्ज़ाम तो इन पे ये है कि इन्होंने अमेरिकन या ख़ासतौर पर CIA को कुछ चाइना के कुछ न्यूक्लियर सीक्रेट्स फराहम किए हैं। दूसरा इल्ज़ाम इन पे ये है कि इन्होंने पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है शी जिनपिंग साहब की वो चैलेंज की है। वो अभी हम देखेंगे आगे कि किस तरह के चैलेंजेस का सामना शी जिनपिंग को हो रहा है अपने मिलिट्री ऑफिशियल से। तीसरा इंपॉर्टेंट बात ये जो हमारे सामने हमें नज़र आ रही है वो ये है कि जो शी जिनपिंग हैं उन्होंने उनकी तरफ से या उनकी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इन जनरल्स ने करप्शन की है। तो ये 3 मेजर इस टाइम इन पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद
हमारे पास ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इनको डिटेन कर दिया गया है, ये हाउस अरेस्ट हैं या ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है इस टाइम, और इनके साथ इस टाइम तफ्तीश की जा रही है। ऑब्वियसली जब भी हमारे पास क्योंकि हमने देखा जब भी चाइना में कोई डिटेन होता है, कोई अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है, तो उसका मतलब ये है कि वो अब आपको नज़र नहीं आएगा। पहले चाइना के एक फॉरेन मिनिस्टर थे, उनके साथ भी ये चीज़ हमें नज़र आई, और दैट्स हाउ थिंग्स गोज ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन, और फिर उसके बाद वो हमें दोबारा नज़र नहीं आए। तो चाइना बेसिकली चीज़ों को इस तरह देखता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ समझिएगा, वो ये है कि एक साहब है, इनका नाम है नील थॉमसन। अब अच्छा, इससे पहले मैं नील थॉमसन साहब की बात करूं, एक मुझे कमेंट भी आया है और साथ साथ मैं उसका कमेंट भी देना, इसका जवाब भी देना चाहता हूं कि चाइना क्या ताइवान को इन्वेड कर सकता है। फिलहाल देखिए, मैं ये बार बार आपको ये बात बताना चाहता हूं, बार बार मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूं कि चाइना के पास वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नहीं है कि वो ताइवान को इन्वेड कर सके। फिलहाल चाइना के पास ना वो वैसी कैपेबिलिटीज़ हैं, क्योंकि देखिए ताइवान और चाइना के दरमियान पानी है, 160 किलोमीटर का फासला है मेनलैंड ताइवान और मेनलैंड चाइना में, या ताइवान का जो आइसलैंड है या मेनलैंड चाइना में बहुत फासला है। चाइना अगर अपनी मिलिट्री, अपनी नेवल फोर्सेस भेजता भी है तो वहाँ पे ताइवान पे लैंड करवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पैराशूट से अपने हज़ारों फौजियों को ताइवान के ऊपर भेजना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इट डेफिनेटली शोज़ कि आने वाले दिनों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस टाइम कंसर्निंग होगी ताइवान को लेके। दूसरी बड़ी बात क्या है, बात ये है कि जो मिलिट्री है वो प्रेसिडेंट शी को ये बार बार बता रही है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब, ताइवान पे अभी हम हमला नहीं कर सकते, हमारे पास कैपेबिलिटीज़ नहीं है। शी जिनपिंग ये कहते हैं कि खुद को तैयार करो, खुद को मॉडर्नाइज करो, मुझे 2027 तक ताइवान चाहिए। शी जिनपिंग का जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो ये है, जो उनकी तरफ से सिग्नल्स आ रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि ताइवान को 2027 तक चाइना जो है वो कैप्चर कर ले। लेकिन प्रैक्टिकली जो है चाइना की मिलिट्री को ये पता है, इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि एक पॉलिटिकल जो पर्सन होता है या जो एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक फैसला ले सकता है, वो एक लॉन्ग टर्म डिसीजन ले सकता है। ये मिलिट्री होती है जिसको सारे डिसीजन को ऑपरेशनलाइज करना होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली तो मिलिट्री उस लैंड के ऊपर चीज़ों को देख रही होती है। तो प्रैक्टिकली मिलिट्री बार बार ये बता रही है शी जिनपिंग साहब को कि सर फिलहाल हमारी मिलिट्री मॉडर्नाइज तो है, इतनी नहीं है कि हम ताइवान को हमला करके उस पर कैप्चर कर लें। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी ताइवान पे हमला होगा तो अमेरिका, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया और भी कुछ ममालिक जो हैं वो इस सारे मामले में आके ताइवान को, और ताइवान खुद भी है, इस सारे मुल्क ताइवान की ज़मीन को डिफेंड करेंगे। चाइना को इन्होंने डटर करना है, चाइना को इन्होंने आगे नहीं आने देना। तो चाइना फिलहाल ताइवान पे हमला करके उसको कैप्चर नहीं कर सकता, अपनी पोजीशंस को होल्ड नहीं कर सकता। याद रखिएगा, मिलिट्री का एक रूल है कि आपकी कैपेबिलिटीज़ ये नहीं है कि आपने किसी इलाके पर जाके अपनी फ़ौज को भेज दिया। आपकी कैपेबिलिटीज़ ये होती हैं, या किसी भी मिलिट्री की, कि वो मिलिट्री किसी इलाके में गई और कितने अरसे तक उसने उस इलाके के अंदर अपनी फ़ौज को रखा, पोजीशंस को होल्ड किया और वापस नहीं आई, यानी उसने पुल बैक नहीं किया अपने प्लान को। तो मिलिट्री की असल जो कैपेबिलिटी है वो उस जगह पर रहना होती है, वरना तो कोई भी मुल्क जो है वो, कोई कमज़ोर मुल्क भी किसी ताकतवर मुल्क के अंदर घुस के कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए अपनी फ़ौज रख सकता है, लेकिन वहाँ पे मिलिट्री को होल्ड करना ये असल कैपेबिलिटीज़ होती हैं। चाइना फिलहाल ये कैपेबिलिटीज़ लैक कर रहा है, क्योंकि ताइवान के साथ बहुत सारे और मुल्क भी हैं जो ताइवान के दिफा में आएंगे। ये चीज़ चाइना की मिलिट्री चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब को बता रही है, लेकिन शी जिनपिंग साहब जो हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे। उसकी जो बड़ी वजह है, मैं समझता हूँ, वो ये है कि शी जिनपिंग साहब की जो भी उम्र है, ही इज़ ऑलमोस्ट 72 ईयर्स ओल्ड, 71-72 साल के वो हैं। वो ये चाहते हैं कि इससे पहले कि वो 80 या 85 साल के हों, क्योंकि वो अब प्रेसिडेंट फॉर लाइफ हैं, वो अब उनको कोई हटा नहीं सकता। वो ये चाहते हैं कि वो जब तक प्रेसिडेंट रहें तब तक वो कोई ऐसी लेगेसी छोड़कर चले जाएं अपने लिए कि लोग उसको, उनको याद करें कि द ग्रेट शी जिनपिंग थे जिन्होंने चाइना को रीयूनिफाई किया था। दिस इज़ द रीज़न वाई ये चीज़ हमें समझ आ रही है इस सारे मामले में, कि फिलहाल जो चाइना की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, खासतौर पर शी जिनपिंग है, वो चाहते हैं कि ताइवान उनको मिल जाए, ताकि उनकी रिटायरमेंट से पहले या उनकी जो छुट्टी से पहले उनके पास एक लेगेसी हो, ताकि माओ जेडंग साहब के बाद उनको याद किया जाए। क्योंकि माओ जेडोंग ने चाइना के अंदर रेवोल्यूशन लेकर आए, कम्युनिज्म लेकर आए, चाइना को बाकी फोर्सेस से आज़ाद करवाया 79 के बाद। लेकिन वो चाहते हैं कि माओ जेडंग साहब के बाद जो सबसे ग्रेट लीडर 2049 से पहले जिसको याद किया जाए, वो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब खुद को चाहते हैं। वो खुद को एक सुपर पावर बनाना चाहते हैं, और पहला जो निशाना है वो ताइवान ही है। एक दफ़ा ताइवान ले लिया तो उनकी जो फौजें हैं वो आगे मूव करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन चाइना की जो मिलिट्री है
वो क्योंकि समझती है कि अगले 10 साल तक चाइना कैपेबिलिटीज नहीं रखता। बाय ईयर 2034 2035 शायद चाइना ताइवान को कैप्चर करके अपनी फौज को परमानेंटली वहां पे रख ले। फिलहाल चाइना के पास वो कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो अगले 2 या 3 सालों में ताइवान पर जाके प्रॉपरली अपने आप को होल्ड करके रखे, क्योंकि ताइवान अकेला नहीं है, उसके साथ और भी बहुत सारे उसके एलाइज हैं। सो दिस इज द रीजन। ये भी एक चीज कही जा रही है कि ताइवान इज आल्सो द बोन ऑफ कंटेंशन। जनरल जैंग जो थे वो क्योंकि प्रैक्टिकल आदमी थे और जनरल जो लियू थे, ये दोनों प्रैक्टिकल आदमी थे। ये नहीं चाहते कि चाइना की जो फौज है उसको कोई बड़ी शिकस्त हो, कोई बड़ा लॉस हो, क्योंकि फिर अमेरिका फौरन आ जाएगा, फिलीपींस फौरन आ जाएगा ताइवान के डिफेंस में, इंडोनेशिया का नहीं पता, आ भी सकता है नहीं भी, बट ऑस्ट्रेलिया लाजमी आएगा, जापान लाजमी आएगा, साउथ कोरिया, ये सारे मुल्क आएंगे, फिर यूरोप की नेटो के कंट्रीज भी शामिल हो सकते हैं। तो चाइना तो अकेला है, चाइना के साथ कौन लड़ेगा? कोई मुल्क चाइना के साथ तो नहीं लड़ेगा उसकी हेल्प के लिए। रशिया भी फिलहाल अपनी जंग में बिजी है, उसकी मिलिट्री इतनी कोई स्ट्रांग तो नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर में आपने देख लिया, रशिया को भी तो मार पड़ रही है ना। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि चाइना फिलहाल, उसके जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, उनकी एक तरह से टसल लगी हुई है अपने मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ कि मैं ताइवान पे हमला बाय 2027 करना चाहता हूं, 2027 तक मैं ताइवान को कैप्चर करना चाहता हूं, मेरा साथ दो। मिलिट्री कहती कि नहीं सर, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि चाइना में मिलिट्री के जो टॉप ऑफिशियल्स थे, जो बड़ी उम्र के जर्नल्स थे, जिनकी उम्र 74, 75, 68, 69, जो बड़े एक्सपीरियंस लोग थे, अब उनको आहिस्ता आहिस्ता शी जिनपिंग साहब फारिग करना शुरू कर दिया। वो ये चाह रहे हैं कि ऐसी जज्बाती, इमोशनल यंग लीडरशिप आए जिसकी उम्र 50-55 साल हो। वो यंगस्टर में ही शुमार होते हैं। अगर हम मिलिट्री कैटेगरी की या मिलिट्री हम सर्विस की बात करें तो 50-55 साल का जो मिलिट्री एक ऑफिशियल है वो इतना बुजुर्ग शुमार नहीं होता, वो एक यंग ऑफिसर ही शुमार किया जाता है। तो ऐसे यंग लोग आए जो जज्बाती भी हों, जो इमोशनल भी हों, और शी जिनपिंग साहब की एक बात पर नारा लगा के कहें कि ठीक है सर, हम 2027 में ताइवान को ले लेंगे। शी जिनपिंग साहब ये चाहते हैं कि वो लोग जो हैं वो टॉप मिलिट्री पोजीशंस पर आए, इसलिए उन लोगों को फारिग किया जा रहा है जो प्रैक्टिकली शी जिनपिंग साहब की बातों को ना कर रहे हैं। इमोशनली उनकी बातों को कह रहे हैं ठीक है हम मिलिट्री को मॉडर्नाइज करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली वो कोई उनको इकदामात करके नहीं दिखा रहे, क्योंकि शी जिनपिंग साहब 2013 से चाइना के प्रेसिडेंट हैं, अब तक चाइना जो है वो नहीं ले पाया ताइवान को। दिस इज आल्सो द बोन ऑफ कंटेंशन। इस वजह से लोगों को इस टाइम पर्च किया जा रहा है, उन पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। और आपने देखा है जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो ज़्यादातर इस टाइम शी जिनपिंग साहब की आंखों के सामने नजर आ रहे हैं। उनको जो उनकी बात नहीं मान रहा, उनको उनसे आर्गूमेंट कर रहा है, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है, उसको फारिग किया जा रहा है और फिर वो मिलता नहीं है। चाइना का निज़ाम बड़ा डिफरेंट है। जो भी वहाँ पे करप्शन के इल्ज़ाम में पकड़ा जाता है, इवन मिनिस्टर हो गया, मिलिट्री ऑफिसर हो गया, या जो उनकी पॉलिसी से एग्री नहीं करता, उसको फारिग कर दिया जाता है और फिर वो आपको नजर नहीं आएगा। यू डोंट नो कि वेयर दैट पर्सन इज। एनीवेज, अगली बात समझिएगा। अब एक साहब है, इनका नाम है नील थॉमसन। नील थॉमसन साहब जो हैं, ही इज अ फेलो ऑन चाइनीज पॉलिटिक्स एट द एशिया सोसाइटी थिंक टैंक। एक थिंक टैंक है, उसमें नील थॉमसन साहब काम करते हैं। ही इज अ वेरी गुड एनालिसिस, उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं। ये कहते हैं नील थॉमसन साहब कि दिस इज द इजी द मोस्ट सिग्निफिकेंट PLA People's Liberation Army China's purge in the post-Mao era. It's hard to overstate how rare this is. It would be like arresting the chair of the US Joint Chief of Staff for corruption. अब बात ये है कि जो इस टाइम वेस्टर्न एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मिलिट्री पर्ज है, ये बहुत बड़ा ऐसा एस्पेक्ट है जो लोगों को नज़र आ रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि जो इस टाइम चाइना की टॉप लीडरशिप है, यानी इसको आप इस तरह कंपेयर कर सकते हैं कि जो अमेरिका का यूएस का ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ यानी प्रेसिडेंट के बाद जो मिलिट्री की जितनी ताकत उस बंदे की होती है, इस तरह चाइना में भी ऐसा ही है। तो इतने बड़े लेवल पर पर्ज किया जा रहा है। इसका मतलब है चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नाराज़ हैं, वो बिलीव नहीं करते अपनी मिलिट्री टॉप और लीडरशिप पर, उनको भरोसा नहीं है, वो उनकी बात नहीं मान रहे। तो एक तरह से हमें एक टेंशन नज़र आ रही है। और ये भी चांसेस, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मिलिट्री के अंदर अगर बेचैनी ज़्यादा पैदा होती है तो फिर मिलिट्री कू करने की तरफ जाती है। तो क्या चाइना में कू हो सकता है? हालांकि चाइना की जो मिलिट्री है वो हमेशा चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को सर्व करती है, चाइना की स्टेट से ज़्यादा वो चाइना की पार्टी को सर्व करती है। तो पॉसिबल तो नहीं है, बट ऑब्वियसली मिलिट्री जहाँ पे हो वहाँ पे इस तरह के एस्पेक्ट्स हमें होते हुए नजर आ सकते हैं, मे बी इन द फ्यूचर। एनीवेज, अगली बात सुनिएगा। आगे नील थॉमसन साहब कहते हैं, नील थॉमस साहब कहते हैं, सॉरी मैं करेक्ट करता हूँ, नील थॉमस हैं ये। वो कहते हैं कि द फैक्ट दैट शी इज purging his right hand man in the military is a shocking development which suggests General Zhang was guilty of a significant betrayal of Xi trust। यानी कहने का मतलब ये है, ये साहब कह रहे हैं
कि ये इतना बड़ा पर्च किया गया है, यानी इनको डिटेन किया गया है, इनको इनकी ताकत से हटाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जनरल जैंग जो सेकंड टॉप लीडर थे, सेकंड लीडर का मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट के बाद जो सेकंड नंबर पे मिलिट्री को देख रहा है, ही इज़ अ वेरी पावरफुल पर्सन। उसको हटाने का मतलब ये है कि जनरल जैंग से या जो टॉप लीडरशिप है, चाइना के प्रेसिडेंट खुश नहीं थे। उन्होंने फिर देखिए उनके साथ क्या किया। अगली बात सुनिएगा। अब जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी का एक एडिटोरियल आता है हर संडे को चाइनीज़ लैंग्वेज में ऑब्वियसली, तो वो एडिटोरियल संडे को आया 2 दिन पहले, और उस चाइना के एडिटोरियल ने क्या बात की ज़रा सुनिएगा। चाइनीज़ एडिटोरियल ऑन संडे विच हैज़ बीन पब्लिश्ड said that the charges against General Zhang and General Liu, the men allegedly seriously betrayed the trust and expectations of the party and the Chinese Communist Committee and fostered political and corruption problems that undermined the party absolute leadership over the military. आगे ये कहते हैं कि precise details of the allegations have not been revealed, but the editorial suggests that the political problems were a factor as well as corruption. अब जरा बात को सुनिएगा। सबसे पहले जो पहले मिलिट्री ऑफिशियल्स को निकाला जा रहा था, उन पर करप्शन के इल्ज़ाम पहले लगाया जा रहा था। इन जो ऑफिशियल्स को निकाला गया है या इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बारे में, अब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, मतलब कि अब ये फारिग हो चुके हैं दोनों मिलिट्री जनरल्स। इसका मतलब ये है, यानी ये चाइना के प्रेसिडेंट, ये चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसकी एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरे। एक्सपेक्टेशंस का मतलब ये कि वो क्या चाहते हैं, जियो पॉलिटिकली ताइवान को लेना चाहते हैं, साउथ चाइना सी को लेना चाहते हैं, ईस्ट चाइना सी में अपना कब्जा करना चाहते हैं, सिंकाकू आइलैंड्स को लेना चाहते हैं। तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की तो एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या वो एम्बिशंस वो फौज ले सकती है चाइना की? नो डाउट चाइना की फौज दुनिया की सेकंड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है दुनिया की, इसमें कोई शक नहीं। इवन रशिया भी 3rd नंबर पे आता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इस चीज़ को देखना बड़ा ज़रूरी है कि जब भी चाइना इस तरह का कोई कदम लेगा तो अमेरिका रीजन में अकेला नहीं है। अमेरिका के 8-10 एलाइज हैं जो अमेरिका के लिए जो है वो अपने फौजियों को भेज सकते हैं और उनके फौजी अपनी जानों से भी हाथ धो सकते हैं। बट चाइना को वो एक इंच भी नहीं देंगे इस इलाके का, क्योंकि उनको ये बात पता है कि चाइना अगर हेजेमॉन बन गया इस इलाके का, तो कल को फिर चाइना जो है वो पूरे का पूरा जो वेस्टर्न पैसिफिक है वो फिर ऑस्ट्रेलिया तक चला जाएगा, न्यूजीलैंड तक वो जा सकता है, अपने आप को मसल्स को फ्लैक्स करेगा। चाइना को मसल्स फ्लैक्स ना करने दिए जाएं, ये इस टाइम ये कंट्रीज चाह रहे हैं। बट वील सी के आने वाले दिनों में क्या होता है। अच्छा, अब अगली बात सुनिएगा। एक साहब है, इनका नाम है डेनिस विल्डर। डेनिस विल्डर साहब जो हैं, ही इज़ अ सीनियर फेलो एट जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी एंड अ फॉर्मर सीनियर CIA एनालिस्ट। ये फॉर्मर CIA एनालिस्ट हैं, जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के ये एक सीनियर फेलो हैं। एंड डेनिस विल्डर साहब ये CIA के ऑपरेशंस को भी बड़े क्लोजली देखते हैं, बड़ी अच्छी कमेंट्रीज भी करते हैं। इन्होंने कहा इस पर्च के हवाले से, डेनिस साहब ने, कि अ पावर स्ट्रगल was a more likely explanation than corruption. The purge isn't about corruption. It's about leaking secrets. It isn't about leaking secrets. It's about a journal that become too powerful. अब बात यह है कि कुछ एनालिस्ट, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की जो पावर थी वो चैलेंज हो रही थी। उनको डर था कि कहीं मेरी ताकत को जनरल जैंग ओवरकम ना कर लें, कल को वो मेरी जगह प्रेसिडेंट ना बन जाएं और वो मिलिट्री को और बाकी चीज़ों को रूल ना करें या मिलिट्री कू ना कर लें। तो एक तरह से पावर स्ट्रगल भी समझा जा रहा है सारे मामले को। मैं पर्सनली समझता हूँ कि पावर स्ट्रगल भी हो सकता है, क्योंकि पावर प्ले तो हमें हर जगह पे नज़र आता है, चाइना में भी वो ऑब्वियसली नज़र आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस सारे मामले में ये है कि चाइना के अंदर जो इस टाइम सिस्टम है, उस सिस्टम में अगर हम देखें जो टॉप जर्नल्स हैं, अब ज़्यादातर जो पुराने जर्नल्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस था, जिनकी पास ताकत ज़्यादा थी, जिनकी ग्रिप ज़्यादा थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिमूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो जूनियर जर्नल्स थे वो अब प्रोमोट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो याद रखिएगा, जो जूनियर जर्नल्स होते हैं उनका शुरू में हमेशा यही माइंड सेट होता है कि हमने जो हमारा अथॉरिटी है उसको हमने चैलेंज नहीं करना, क्योंकि उनके पास नई नई ताकत आई होती है और वो उस चीज़ के उनके पास कभी इतना एक्सपीरियंस या कितना उस पावर का कभी इतना एक्सपोजर होता नहीं है। तो शी जिनपिंग चाहते हैं कि ये यंग जर्नल्स आएँ उनके पास, उनकी बात को इमोशनली सुने और जो बात वो कहते हैं वो करें, क्योंकि चाइना अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज जल्दी से जल्दी करना चाहता है। 2027 से पहले उसका प्लान है कि वो अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करें ताकि वो ताइवान को ले ले। ताइवान इज़ अ गेम विच शी जिनपिंग वांट्स, और वो जो उनके माइंड में एक चीज़ चल रही है कि मैं अपनी लेगेसी को छोड़ के जाऊँगा, वो लेगेसी वाला एलिमेंट जो है वो उनके माइंड में है। लेकिन मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल एक स्टेटमेंट दिया। वी डोंट नो कि वो स्टेटमेंट चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने उनसे शेयर किया या नहीं किया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछले साल एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में वो ये कहते हैं कि मेरी बात हुई प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से
फ़ोन कॉल पे। तो शी जिनपिंग साहब ने मुझे बताया कि जब तक आप प्रेसिडेंट हैं ट्रंप साहब, मैं ताइवान पे हमला नहीं करूँगा। तो शी जिनपिंग साहब को ये बात पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब नवंबर दिसंबर 2028 तक प्रेसिडेंट है अमेरिका के, और जनवरी 2029 में एक नया नया प्रेसिडेंट आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 3 साढ़े 3 साल तो चाइना हमला नहीं करेगा ताइवान के ऊपर, ये ट्रंप साहब कहते हैं। लेकिन ये चाइना की तरफ से चाइना की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स थी उसने इस चीज़ को कहा कि ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया चाइना के प्रेसिडेंट ने। ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद से कह रहे हैं और हमारा इन चीज़ों पर कोई इतफाक नहीं है। अब क्या बात सही है क्या गलत है ये तो ट्रंप साहब को असल में पता है, शी जिनपिंग साहब को पता है। बट शी जिनपिंग चाहते हैं कि अपनी एक लेगेसी छोड़ के जाएं और उनकी जो मिलिट्री है वो उनकी इस लेगेसी में उनका साथ दे, अपने आप को मॉडर्नाइज करे, प्रैक्टिकली खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर ले कि वो इजीली उस इलाके को कैप्चर कर ले। बट रियलिस्टिकली इतना आसान नहीं है क्योंकि ताइवान अकेला नहीं है। अच्छा, अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब ये जो जनरल जैंग है, ये जनरल जैंग इसलिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जनरल जैंग लड़ाई में शामिल थे 78 और 79 में। आपको पता है कि चाइना की जो आखिरी लड़ाई है वो वियतनाम के साथ हुई है। तो 1978 1979 में जब चाइना ने वियतनाम के ऊपर चढ़ाई की, अपनी फौजों को भेजा वियतनाम पे, कुछ इलाके को उसने कंट्रोल किया कुछ अरसे के लिए, तो जनरल जैंग जो थे वो उस टाइम उस मिलिट्री का हिस्सा थे। तो इसका मतलब ये कि ये बहुत एक्सपीरियंस जनरल हैं, ये बैटल हार्डन जनरल हैं, ये सोल्जर भी रह चुके हैं और इन्होंने लड़ाइयों में भी हिस्सा लिया। तो इनके पास बड़ा एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल। इसलिए जो इनकी प्रैक्टिकलिटीज़ थी उसमें जनरल जो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है वो उनकी बातों से एग्री नहीं की और ये सारा मामला हमारे सामने हमें नज़र आ रहा है। एनीवेज, अगला बात समझना बड़ा ज़रूरी है, वो ये है कि अब जो नए जनरल्स आएंगे, जो यंग जनरल्स होंगे या जो न्यू लीडरशिप आएगी, अब ऑब्वियसली वो शी जिनपिंग के सवालात को नहीं चैलेंज करेगी, उनकी बातों को चैलेंज नहीं करेगी। और हमें ये डर है कि आने वाले 2 या 3 सालों में चाइना कोई ना कोई अटैक कर देगा। चाइना, याद रखिएगा, कैपेबिलिटीज़ अभी भी नहीं रखता ताइवान को फुली कैप्चर करने की, क्योंकि ताइवान अकेला नहीं है। अगर ताइवान अकेला होता तब तो ये काम सारा ईजी हो जाता, बट रियलिस्टिकली ताइवान अकेला है नहीं, उसके साथ उसके बहुत सारे अब नए एलाइज हैं। इवन फिलीपींस ने भी साथ देने का ऐलान कर दिया। दिस इज़ द रीज़न वाई चाइना जो है वो उसके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बेशक कैपेबिलिटी नहीं भी रखते, बट वो फौज को पुश कर रहे हैं बार बार कि पुश करिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें ताकि आने वाले वक्त में आपको वो कामयाबी मिले जो शी जिनपिंग अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए चाहते हैं। अगली बात सुनिएगा। अब जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एलिगेशन है वो ये लगा जो जनरल जैंग हैं, जो दूसरे इनके साथ जनरल लियू हैं, इन दोनों ने अमेरिका को न्यूक्लियर सीक्रेट्स चाइना के जो थे वो शेयर की हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की है। अब इस इल्ज़ाम पे ज़्यादा बात हो नहीं रही, ज़्यादा बात या तो करप्शन पे हो रही है या तो पॉलिटिकल लीडरशिप की बातों को ना मानना या कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करना। बट ये बात तो है कि चाइना के जो ये 2 जनरल्स हैं, ये जो बड़े एक्सपीरियंस जनरल्स हैं, इन्होंने इन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इन्होंने अमेरिका के साथ भी जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की है, जिसमें ख़ास तौर पे चाइना का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस हवाले से कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन शेयर की जो नहीं करनी चाहिए थी। तो अब देखते हैं कि क्या होता है आने वाले दिनों में। ऑब्वियसली इस टाइम जो हमारे पास सूरत हाल है उस सारी सूरत हाल को अगर हम आगे लेकर चलें तो ये बात हमें समझ आती है कि इस टाइम जो चाइना का जो इंटरनल एक एस्पेक्ट है, चाइना का जो इंटरनल एक कंसोलिडेशन ऑफ पावर है, वो बहुत ज़्यादा हमें कोलैप्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। शी जिनपिंग बिलीव नहीं कर रहे किसी पर, वो चाहते हैं कि जो पावर है वो उनके पास रहे और सारे उनकी बात माने। और मैं सही बता रहा हूँ आपको, जो बात नहीं मानेगा उनकी आने वाले वक्त में उसका वो भी पर्च कर दिया जाएगा, चाहे वो फिर फॉरेन मिनिस्ट्री से हो चाहे फिर वो कॉमर्स मिनिस्ट्री से हो। उनको अपनी बात, अपने हुक्म का जो पालन है वो करवाना है। अगर उनकी हुक्म का पालन नहीं होगा तो इस तरह के पर्चेज हमें आने वाले दिनों में भी दिखाई दे सकते हैं।